वो एक ऐसी अदाकारा थीं जो ग्लैमर की बजाय सशक्त अभिनय के लिए जानी जाती थीं। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। उनके चेहरे पर एक गजब की चमक थी और उनकी अदाएं बेहद मनमोहक थीं। वो जितनी अच्छी अदाकारा थीं, उतनी ही अच्छी चित्रकार भी थीं और उनकी पेंटिंग प्रदर्शनियों में महंगे दामों पर बिकते थे। उनकी लिखी किताबें, उनकी कविताएं इतनी सशक्त हैं कि उन्हें बतौर लेखिका भी एक खास मुकाम हासिल है। उतार लो घंटियां सभी गिरजों से, मंदिरों से, खुदा का नाम तो रटते हैं, खुदा का पास नहीं। अपने दौर में वो खासी चर्चित डायरेक्टर भी रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 80 के दशक की इस अवार्ड विनिंग हीरोइन ने फिल्मों में आने से पहले शास्त्रीय नृत्य का प्रशिक्षण लिया, फिर भी ताउम्र किसी फिल्म में इन्हें नृत्य का रोल नहीं मिला। क्या आप सोच सकते हैं कि अपने समय की इस सफल अभिनेत्री के जीवन में एक ऐसा वक्त भी आया जब ये गहरे सदमे में चली गईं और फिर इन्होंने अपनी जिंदगी तक खत्म करने का फैसला कर लिया था। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस अदाकारा पर रैकेट चलाने का संगीन आरोप लगा और फिर मीडिया में इस कदर किरकिरी हुई कि इनका करियर भी खतरे में पड़ गया। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पा। तो कौन थी ये अदाकारा और क्यों इतनी विवादित रही इनकी जिंदगी? कब और क्यों एक पुलिस वाले ने उन्हें तमाचा मारा था और कैसे अमेरिका में पढ़ाई के दौरान रेडियो पत्रकार बनकर भारतीय फिल्म कलाकारों का इंटरव्यू करते करते बन गईं हिंदी सिनेमा का जाना माना नाम। और क्यों जिंदगी के करीब 5 दशक भारत में बिताने के बावजूद वो हैं अमेरिकी नागरिक? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया और आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन। 70 के दशक में अपनी मनमोहक मुस्कान से तब के मशहूर टूथपेस्ट ब्रांड फोरहंस का ये विज्ञापन कम ही लोगों को याद होगा, लेकिन बाद के वर्षों में इसी मुस्कान ने दर्शकों के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि वो आज भी तरोताजा लगती है। आजमाइए बार बार लगातार कपड़ों में चकाचौंध चमक लाने के लिए खुशबूदार झाग वाला चमको। आज हम जिस अदाकारा के जीवन के जाने अनजाने पहलुओं को सामने ला रहे हैं, उनका नाम है दीप्ति नवल। एक बेहद टैलेंटेड अदाकारा, एक सफल गायिका और छात्र जीवन से ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी। जानते हैं इस नायिका का फिल्मी और निजी सफर, लेकिन उससे पहले एक नजर इनके शुरुआती जीवन पर। दीप्ति नवल का जन्म 3 फरवरी 1952 को अमृतसर में हुआ था। इनके पिता उदय चंद्र नवल अमृतसर पंजाब के हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे और उनकी माता हिमाद्री नवल प्रसिद्ध पेंटर थीं। बाद के दिनों में न्यूयॉर्क के सिटी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाने के बाद उनके पिता पूरे परिवार के साथ अमेरिका चले गए। 3 भाई बहनों में दीप्ति दूसरे नंबर पर थीं। उनकी बड़ी बहन स्मृति और छोटे भाई रोहिताश्व नवल हैं। दीप्ति को कला और अनुशासन विरासत में मिले थे। बचपन से ही वो चित्रकारी एवं फोटोग्राफी में पारंगत हो गई थीं, जिसकी आगे की शिक्षा उन्होंने अमेरिका में पूरी की। परिवार के साथ साथ दीप्ति भी वर्ष 1971 में अमेरिका चली गईं, जहां उन्होंने फाइन आर्ट्स की पढ़ाई की। अमेरिका में हंटर कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान वो वहां एक स्थानीय रेडियो चैनल पर रंग महल कार्यक्रम होस्ट किया करती थीं। इस चैनल के लिए वो भारत से अमेरिका जाने वाले दिग्गज फिल्म कलाकारों का इंटरव्यू भी करती थीं। वहां दीप्ति ने कथक की भी ट्रेनिंग ली और फिर अमृतसर में डांस सीखा और कई जगह परफॉर्म भी किया। करीब 6 साल अमेरिका में गुजारने के बाद दीप्ति ने अपने घर में बताया कि वो फिल्मों में काम करना चाहती हैं, तो सब चौंक गए।
उनके पिता ने उन्हें न सिर्फ इजाजत दी बल्कि भारत लौटने व मुंबई में रहने में मदद भी की। दीप्ति ने एक मीडिया इंटरव्यू में बताया था कि वो बेशक फिल्मों में काम करना चाहती थीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी भी रोल के लिए तैयार थीं। उन्होंने भारत आने से पहले कुछ चुनिंदा निर्देशकों की लिस्ट तैयार की थी और उन्हीं के पास काम मांगने गईं। करियर की शुरुआत में वो मिली सुप्रसिद्ध डायरेक्टर श्याम बेनेगल से, जिन्होंने उन्हें फोरहंस टूथपेस्ट का एक एड ऑफर किया। दीप्ति ने उस एड में काम किया, फिर उन्हें बेनेगल साहब ने ही फिल्म जुनून में काम करने का मौका दिया। इसी बीच उनके चुने हुए फिल्मकारों में से एक गुलजार साहब की फिल्म जालियांवाला बाग शुरू हुई, जिसमें उन्हें एक महत्वपूर्ण रोल ऑफर हुआ और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। मेरे हिंदुस्तान को आजाद करा दो, फिर पल्लू बांध के सारे देश के फेरे लूंगी, तब व्यापक होगा हमारा। इस फिल्म में गुलजार और विनोद खन्ना के साथ शबाना आजमी भी थीं। ये फिल्म 1977 में रिलीज हुई और पर्दे पर उतरने के लिहाज से उनकी डेब्यू फिल्म मानी गई। हालांकि इसका कोई खास फायदा उन्हें नहीं मिल पाया। 1979 में रिलीज हुई श्याम बेनेगल की फिल्म जुनून में उनका रोल हालांकि बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इंडस्ट्री के दिग्गजों ने दीप्ति नवल को नोटिस किया। सावन की आई बहार रे, सावन की आई बहार। 1979 में उन्हें कुछ और फिल्मों के ऑफर मिले, जिनमें उन्होंने काम भी किया, लेकिन उन्हें ग्लैमरस किरदारों से परहेज था। वो करियर की शुरुआत से ही तड़क भड़क वाले रोल्स के लिए मना कर देती थीं। उनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी थी कि वो ठुमके लगाती और पेड़ों के इर्द गिर्द नाचती अच्छी नहीं लगती। हालांकि 1980 में रिलीज हुई फिल्म एक बार फिर में उनके बोल्ड अभिनय ने सबको चौंका दिया। इस फिल्म में सुरेश ओबेरॉय और प्रदीप वर्मा के साथ वो मुख्य भूमिका में थीं और उन पर फिल्माए गए दृश्य वर्षों तक दर्शकों व फिल्म पत्रकारों के बीच चर्चा का विषय बने रहे। कितनी सुंदर पेंटिंग है, क्या तुम समझते हो? मैं वाकई ऐसी लगती हूँ। इस फिल्म के बाद साल 1981 में उनकी कई फिल्में आईं, जिनमें हम पांच, दूसरा आदमी, हमदर्द व चिरूथा प्रमुख थे। काम भी नहीं गया तो घर जला देने का उसका, उसकी औरत को भी कितना मारा। चिरूथा? उसी साल उनकी एक और फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, जिसके निर्देशक थी सई परांजपे। फिल्म का नाम था चश्मे बद्दूर। काली घोड़ी द्वार खड़ी खड़ी रे, काली घोड़ी द्वार। फिल्म में वो मुख्य अदाकारा थीं और उनके हीरो थे फारूक शेख। ये फिल्म सुपरहिट रही और इसके साथ ही दीप्ति नवल स्टार बन गईं। कहाँ से आए बदरा भूल। दीप्ति ज्यादातर आर्ट फिल्मों या हल्के फुल्के मनोरंजन वाले सिनेमा का हिस्सा बन रही थीं। इसी वजह से उनकी तुलना उस दौर की एक्टिंग प्रधान जैसे शबाना आजमी, स्मिता पाटिल जैसी अभिनेत्रियों के साथ होने लगी और तारीफें भी खूब मिलती। 80 के दशक में मेन स्ट्रीम सिनेमा के समानांतर एक आर्ट हाउस सिनेमा खड़ा हो रहा था। इस दौर को द इंडियन पैरेलल फिल्म मूवमेंट कहा गया। दीप्ति नवल, शबाना आजमी और स्मिता पाटिल इस मूवमेंट की झंडा बरदार बनी। वर्ष 1981 में स्टारडस्ट मैगजीन के कवर पर तीनों की तस्वीरें छपी। हेडिंग थी न्यू वेव ग्लैमर क्वींस। ये हम सिर्फ दूसरी बार मिल रहे हैं तीसरी बार। और आप मुझे इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहे हैं। आपने मुझे समझ क्या रखा है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। चश्मे बद्दूर के बाद तो दीप्ति नवल के पास फिल्मों की लाइन लग गई। खास बात ये रही कि अधिकतर फिल्मों में उनके हीरो फारूक शेख ही रहते थे। साल 1982 में उनकी कई फिल्में आईं, जिनमें से प्रमुख थीं गुलजार की अंगूर और रमन कुमार की साथ साथ। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। फिल्म साथ साथ में फारूक और दीप्ति की युवा जोड़ी को दोबारा उतारा गया और ये फिल्म भी लोकप्रियता के शिखर पर रही। हालांकि इस फिल्म के हिट होने में इसके सदाबहार गीतों और गजलों को भी अहम माना जाता है, जिन्हें जगजीत सिंह व चित्रा सिंह ने अपनी खूबसूरत आवाज से संवारा था। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पा। उस साल आई उनकी दूसरी प्रमुख फिल्में थीं पार्टनर और श्रीमान श्रीमती।
सबके आगे हमको नचाया, कितना ऊंचा काम किया। अगले साल यानी 1983 में रिलीज उनकी फिल्म कथा ने भी उनकी व फारूक शेख की जोड़ी को खासी लोकप्रियता दिलाई। तुम सुंदर हो, तुम सुंदर हो। ये फिल्म भी सईम परांजपे की निर्देशित थी और इसमें इंसान के दो विपरीत चरित्रों को दिखाया गया है। दीप्ति की भूमिका एक चौल में रहने वाली मध्यम वर्गीय लड़की की थी जो बड़े बड़े सपने अपनी आंखों में संजोए रखती थी। फारूक शेख के साथ दीप्ति की जोड़ी दर्शकों के बीच ऐसी लोकप्रिय थी कि बड़े बड़े निर्माता व निर्देशक भी इसका फायदा उठाने में पीछे नहीं रहे। देखो, तुम मेरी जिंदगी में कितनी खूबसूरती लेकर आई हो, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं तुम्हारे लिए कोई खूबसूरती पैदा करूं, और तुम देख लेना, मैं जरूर पैदा करूंगा। वर्ष 1983 में ही आई फिल्म रंग बिरंगी में जाने माने निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने भी इस जोड़ी को रिपीट किया। तुम तो एक नंबर के लफंगे हो। मुझ जैसी शरीफ लड़की को दिल्ली से बम्बई आने पर मजबूर कर दिया ना। बम्बई आने पर मजबूर किया था, बम्बई में नौकरी करने पर तो मजबूर नहीं किया था। खास बात ये थी कि ऋषिकेश मुखर्जी ऐसे निर्देशक माने जाते हैं जो कभी भी किसी कलाकार के स्टारडम से प्रभावित नहीं हुए और जिन्होंने बड़े से बड़े स्टार को अपने डायरेक्शन के आगे हावी होने नहीं दिया। सीधा सीधा मुझे हुक्म क्यों नहीं करते कि अनीता छोड़ दो ये नौकरी? हुक्म करूंगा तो छोड़ दोगी? हाँ, मगर साथ साथ एक सवाल भी करूंगी, शादी कब करोगे? अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा दीप्ति पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहा करती थीं। फिल्म एक बार फिर के उनके को स्टार प्रदीप वर्मा के साथ उनके अफेयर की चर्चा चली, लेकिन ज्यादा शोर नहीं हुआ। चश्मे बदूर, साथ साथ, रंग बिरंगी, कथा और एक बार चले आओ जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले सुपरहिट जोड़ीदार फारूक शेख के साथ भी इनके अफेयर की खबरें खूब चर्चा में रहीं, लेकिन ये रिश्ता कभी शादी में नहीं बदला। फारूक पहले से शादीशुदा थे और अपनी पारिवारिक जिंदगी के प्रति बेहद कमिटेड थे। कहते हैं कि दीप्ति ने भी उनकी भावनाओं को हमेशा सम्मान दिया और कभी उनकी निजी जिंदगी में दखल देने की कोशिश नहीं की। जिस दिन तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी हमसफर बन के पछताऊंगी नहीं, उस दिन मुझे बुला लेना। दोनों की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री गजब की थी। दीप्ति नवल ने फारूक शेख के गुजर जाने के बाद अपने एक इंटरव्यू में कहा था, फारूक हमेशा मेरी प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी का हिस्सा रहे। दीप्ति के जीवन में जो सबसे लंबा रिश्ता चला वो था प्रकाश झा के साथ। 1984 में प्रकाश झा के निर्देशन में बनी फिल्म हिप हिप हुर्रे सुपरहिट साबित हुई, तो उन्हें युवा दिलों की धड़कन कहा जाने लगा। वैसे तो उस साल दीप्ति की और भी कई फिल्में आई थीं, लेकिन प्रकाश झा ने उन्हें जिस अंदाज में दिखाया उसका कोई मुकाबला न था। अगले साल यानी 1985 में भी प्रकाश झा ने अपनी बहुत सफल आर्ट फिल्म दामुल में दीप्ति को मौका दिया। इन फिल्मों में काम करने के दौरान दीप्ति प्रकाश झा के करीब आईं और उसी साल दोनों ने शादी रचा ली। शादी के बाद दोनों ने एक बेटी गोद ली जिसका नाम दिशा रखा गया। दीप्ति नवल ने शादी के बाद भी फिल्मों में काम जारी रखा। वर्ष 1986 में रिलीज केतन मेहता की फिल्म मिर्च मसाला में वो स्मिता पाटिल और सुप्रिया पाठक जैसी अदाकाराओं के साथ नजर आईं। उसी साल अरविंद सेन की फिल्म नसीहत में वो शबाना आजमी, राजेश खन्ना और मिथुन चक्रवर्ती जैसे कलाकारों के साथ नजर आईं। वर्ष 1986 से लेकर 1988 तक दीप्ति ने करीब 1 दर्जन फिल्मों व टीवी सीरीज आदि में काम किया। हालांकि इस दौर में उन्हें फिल्में तो मिलती रहीं, लेकिन कोई हिट या यादगार फिल्म में उन्हें प्रमुख भूमिका नहीं मिली। वर्ष 1989 में रिलीज निर्देशक तपन सिन्हा की टेलीफिल्म दीदी में उन्हें मुख्य किरदार मिला और ये फिल्म खासी चर्चित भी रही। दुनिया में तुझसे प्यारा मेरा और कोई नहीं है, फिर भी मैं कहती हूँ ये जगह नहीं ठीक है तेरे लिए।
बाद के वर्षों में भी वो कई फिल्मों में आईं। अपने करियर में उन्होंने 100 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। हालांकि एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जब उनकी शादी हो गई तो उन्हें रोल मिलने कम हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनके टैलेंट पर पूरी तरह से पानी फेर दिया गया है। अगर आज तुम इस जीने को जीना नहीं मानते ना, तो नहीं जीना चाहिए इस तरह। लेकिन मेरा यकीन अब भी पक्का है, मैं आज भी वही जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चे को इस गलत जगह पर नहीं पलने दूंगी। प्रकाश झा के साथ दीप्ति नवल की शादी करीब 17 साल तक चली, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ साल ऐसे थे जब उनके पास काम नहीं था। वो समझ नहीं पा रही थीं कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो खुद को एक आर्टिस्ट के तौर पर देखती थीं। यही एक चीज थी जिसकी वजह से वो काफी परेशान थीं। इस वजह से वो मानसिक रूप से परेशान रहने लगीं और इनकी जिंदगी में एक फेज ऐसा भी आया जब इन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दी और जिंदगी को खत्म तक करने के बारे में सोचने लगीं। क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए। हालांकि जल्दी ही वो इस मानसिकता से बाहर आ गईं, लेकिन परेशानी इतनी बढ़ गई थी कि दीप्ति ने इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर लिया। हम दोनों का संबंध खत्म हुआ, मैं जा रही हूँ। वर्ष 2002 में दोनों का तलाक हो गया। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दीप्ति और प्रकाश झा का रिश्ता वास्तव में सिर्फ 2 साल ही रहा था। बाकी के 15 साल बस रिश्ते का नाम भर चलता रहा, जिसकी वजह शायद इनकी बेटी रही होगी। वर्षों बाद लिखी अपनी किताब अ कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड में वह उसके प्रकाशन के समय दिए मीडिया इंटरव्यूज में दीप्ति ने बड़ी सच्चाई से माना कि उनकी बचकानी सोच और शादी को ना समझ पाने की वजह से ये रिश्ता टूटा। मेरे दोस्त, मेरे हमदम। प्रकाश झा से अलगाव के बाद दीप्ति नवल अकेलेपन से जूझ रही थीं कि तभी उनकी जिंदगी में प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के भतीजे और मणिराम पंडित के पुत्र विनोद पंडित की एंट्री हुई। वैसे तो विनोद गायक थे, लेकिन दोनों ने वर्ष 1995 में आए टीवी सीरियल थोड़ा सा आसमान में साथ काम किया था। नाशी, अगर तुम मर्द होती और मैं एक औरत होता, एक परफेक्ट कपल बनता। इस सीरियल को दीप्ति नवल ने ही बनाया था और दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। इस सीरियल में विनोद दीप्ति के पति का किरदार निभा रहे थे। रियल लाइफ में पति पत्नी का किरदार निभाते निभाते रियल लाइफ में भी दोनों में प्यार हो गया और दोनों की सगाई भी हो गई। दोनों ने वर्ष 1996 में रिलीज हुई टेलीफिल्म कसक में भी साथ काम किया था। जाने मन हमारी बीवी को गन चलाना आना चाहिए। अरे सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मालूम नहीं कब जरूरत पड़ जाए। मुझे क्या करना है प्रोटेक्शन के लिए? मेरी प्रोटेक्शन के लिए तुम जो हो। लेकिन कहते हैं ना कि तकदीर के लिखे को कोई बदल नहीं सकता। किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। वर्ष 2001 में शादी से पहले ही विनोद पंडित का निधन हो गया, क्योंकि वो कैंसर के मरीज थे। हालांकि यहाँ भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि विनोद और दीप्ति की शादी हो चुकी थी, लेकिन प्रकाश झा से कागजों पर तलाक न होने के कारण इसे गुप्त रखा गया था। खबरों की माने तो ये दोनों अलग भी हो चुके थे और विनोद को दीप्ति से जुदाई का गम खा गया। बहरहाल सच्चाई जो भी हो, विनोद के जाने के बाद दीप्ति की जिंदगी में फिर से अंधेरा छा गया। दीप्ति ने फिर फिल्मों में लौटने का फैसला किया और लीला, फिराक, भिंडी बाजार, इनकार, लिसन अमाया, औरंगजेब, यारियां, NH10, तेवर और कई टीवी प्रोजेक्ट्स में भी काम किया। लिसन अमाया। पिछले साल ही इनकी एक फिल्म गोल्ड फिश आई थी। Then you can take my ashes to Haridwar or just courier them. दीप्ति बचपन से ही एडवेंचर की शौकीन रही हैं। उन्होंने अपनी किताब अ कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड में एक अनोखे किस्से का जिक्र किया है। वो बचपन में कश्मीर की खूबसूरती से बहुत प्रभावित थीं और जब वो 13 साल की हुई तो अचानक एक दिन बिना किसी को कुछ बताए घर से वहां जाने के लिए निकल पड़ी। वो ट्रेन से पठानकोट पहुंचकर श्रीनगर के लिए बस पकड़ने ही वाली थीं कि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। महिला पुलिसकर्मी ने किशोरी दीप्ति को थप्पड़ लगाया और घर वालों को बुलाकर उन्हें सौंप दिया। बाद में अपने अनुभव सुनाते हुए दीप्ति भी खूब हंसी थी। अभिनेत्री बनने के बाद उन्होंने श्रीनगर में एक बोट हाउस खरीदा है,
जिस पर वो अक्सर समय बिताया करती हैं। अब आपको बताते हैं दीप्ति की जिंदगी के एक बहुत बड़े विवाद की कहानी, जब अचानक दीप्ति को अपना 10 साल पुराना फ्लैट रातों रात छोड़ना पड़ा क्योंकि उन पर गलत धंधे में शामिल होने का आरोप लगा, वो भी पत्रकारों की मूर्खता के कारण। दरअसल हुआ ये कि वो वर्सोवा में जहां रहती थीं, वो एक मिडिल क्लास सोसाइटी थी जहां किसी सेलिब्रिटी का आना जाना नहीं होता था और किसी के यहाँ ज्यादा मेहमान आना भी लोगों को खटकता था। बात शुरू हुई वर्ष 2013 में फिल्म लिसन अमाया के रिलीज से पहले। दीप्ति की तबीयत नासाज थी तो उन्होंने फिल्म पत्रकार राजीव मसंद को इंटरव्यू देने के लिए अपने फ्लैट पर ही बुला लिया। राजीव 3 कैमरा यूनिट व लाइटिंग आदि के तामझाम के साथ पहुंचे तो सोसाइटी वालों को लगा कि वो फिल्म की शूटिंग करवा रहे हैं। दीप्ति के टेरेस पर उनका और फारूक का इंटरव्यू चल ही रहा था कि सोसाइटी के कुछ लोग आ गए और उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया व पुलिस बुलाने की धमकी दे डाली। 2-3 दिनों बाद मुंबई मिरर के एक पत्रकार ने उनसे इस बारे में पूछा तो दीप्ति ने व्यंग भरे लहजे में कहा, सोसाइटी वाले ऐसे हंगामा करने आ गए जैसे मैं कोई रैकेट चला रही हूं। अगले दिन मुंबई मिरर में छपा जिसका शीर्षक था, दीप्ति नवल ने कहा मैं कोई रैकेट नहीं चलाती। उस खबर में भीतर सारा कुछ वही था जैसा उस दिन हुआ था, लेकिन इस खबर को आधार बनाकर दूसरे कई अखबारों और वेब न्यूज पोर्टल्स ने मिर्च मसाला लगाकर उटपटांग लिख डाला कि दीप्ति नवल का रैकेट चलाने को लेकर पड़ोसियों से झगड़ा हो गया। अगले कुछ दिनों तक ये खबर चलती रही कि दीप्ति पर सोसाइटी वालों ने आरोप लगाया है कि वो रैकेट चलाती हैं और ये उनके लिए बड़ी शर्मिंदगी का कारण बनने लगा। इससे परेशान होकर उन्होंने रातों रात उस सोसाइटी को ही छोड़ दिया और कहीं और जाकर रहने लगी। दीप्ति का पड़ोसियों के बारे में ये कहना था कि उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो बिल्डिंग के लोगों से मिलती जुलती नहीं थी। शायद इसी वजह से वो कई बार उनके निशाने पर आ जाया करती थी। कंट्रोवर्सी दीप्ति के जीवन का हिस्सा रही। एक बार अचानक एक हैरान करने वाली खबर और सामने आई, जब दीप्ति नवल से 4 लाख के फिरौती की मांग की गई। दरअसल एक्ट्रेस से बिटकॉइन के पैसे मांगे गए थे। बता दें कि दीप्ति नवल को एक धमकी भरा ईमेल मिला था जिसमें लिखा गया 24 घंटे के अंदर उन्हें 4 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो हैकर उनकी इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री को सार्वजनिक कर देंगे। इस बात से घबराई दीप्ति नवल ने इसके खिलाफ साइबर क्राइम कंप्लेंट दर्ज कराई और ये खबर मीडिया के जरिए सार्वजनिक हुई। दीप्ति नवल अपनी शानदार अदाकारी से दर्शकों के दिलों में तो घर कर गई थीं, साथ ही देश विदेश में उन पर पुरस्कारों और सम्मानों की भी बारिश होती रही। 1988 में फिल्म मिर्च मसाला के लिए उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। दीप्ति को लीला, फिराक, मेमोरीज इन मार्च और लिसन अमाया आदि फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें न्यूयॉर्क के भारतीय फिल्म समारोह 2007 में उनके द्वारा निर्देशित फिल्म 2 पैसे की धूप 4 आने की बारिश के लिए विशेष सम्मान से भी सम्मानित किया गया। 2 पैसे की धूप 4 आने की बारिश। उन्हें 2003 में कराची फिल्म फेस्टिवल में लीला फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड मिला, तो साल 2012 में स्पेन में हो रहे इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में मेमोरीज इन मार्च फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया। अब बात दीप्ति नवल के एक ऐसे सपने के बारे में जो कि कभी पूरा नहीं हो पाया। वो एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नृत्यांगना थीं और सोचती थीं कि जब कभी वो फिल्मों में आएंगी तो डांसिंग से जुड़े रोल करेंगी। विडंबना ये रही कि दीप्ति ने सीरियस रोल्स में अपनी छवि बनाई और उनके पूरे करियर में एक भी रोल नहीं मिला जिसमें किसी ने कहा हो कि आपको इस फिल्म में डांस करना होगा। दीप्ति ने कई बार अपने इंटरव्यू में इस बात का मलाल जाहिर किया था। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको दीप्ति नवल के जीवन से जुड़ी कुछ और बातें मालूम हो तो उन्हें भी अवश्य लिखिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वही तो हूँ मैं, वही तो हूँ मैं, हाँ वही, वो अंधेरों की पनाह में जलती बुझती शमा सी,
तुम चाहो तो दीप्ति कह के बुला लो मुझको।